बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुली तौर पर अहाता करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, बात करेंगे NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कि उसके नताइज क्या रहे, उसके साथ साथ सानह सियालकोट के मुहर्रिकात पर बात करेंगे और हुकूमती इक़दामात बारे भी बात करेंगे, महंगाई पे भी बात करेंगे और अपोजिशन के फैसले पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं NA 133 के ज़िमनी मार्के के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान कैसे मारा कि 19% से भी कम टर्न आउट रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2018 के आम इंतखाबात में जहां पर 5000 वोट थे वो अब बढ़ के 30,000 वोट हो गए हैं। उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस पर काफी तफसीलन गुफ्तगू की है, लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम में ही NA 133 के नताइज के हवाले से कुछ दिन पहले क्या बात हुई थी, पहले वो जरा मुलाहिजा कर लें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लाहौर में अगर वो एक ऐसे हल्के से जहां से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हो, जहां से तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हों, वहां से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अगर 40 से 45,000 या 35 से 40,000 वोट ले जाता है, भाई ये जो आपको कैलकुलेशन दे रहा हूं, ये इलेक्शन डे पे हमें सामने आ जाएगी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, एदाद शुमार भी आपने देख लिए। अब आप ये देखिए कि एक ऐसे हल्के में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमती जमात नहीं है, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारी, लेकिन इस सब के बावजूद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की राय क्या है वो भी मुलाहिजा कीजिए। मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे अपने हिसाब साइड से, गलियां, मोहल्ले, बरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। नाज़रीन, अभी माजी करीब में ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के अंदर इत्तहादी जमातें थी और मुल्की बका और सलामती के लिए फैसले करना चाहती थी, लेकिन अभी आसिफ अली जरदारी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर लिया, तो राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, एक वो दो जमातें जो पाकिस्तानी बका के लिए और मौजूदा हुकूमती जमात के मुखालिफ थीं, वो अब आसिफ अली जरदारी साहब ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत मुखालिफ और पाकिस्तान की बका के खिलाफ है। इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर देखें, हमने कहा था जितने वोट हमने कहा उसके करीब आए। हमने कहा 50,000 तक भी जा सकते हैं, 45 से 50,000, 40,000, और जरदारी साहब ने खुद कहा कि हम 40-50,000 की उम्मीद रखे हुए थे। या सर आज जो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है, इसके बाद तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं पंजाब में ये पूरा जो इलेक्शन हुआ है ना 133 का, इसका भी आपको अभी पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक चीज़ आपके सामने लाएंगे। ये इस इलेक्शन का मकसद ये था, जो हमने पहले भी कहा था, कि वो पंजाब में अपनी दोबारा आपको सर्वाइव करना चाहते हैं, दोबारा पंजाब में आना चाहते हैं। और ये इस हल्के से जीतना मकसद नहीं था, इस हल्के से कोई और मकसद था। अगर मैं प्रोड्यूसर साहब कहूँगा ज़रा वो एक नारा भी सुना दें जो आज आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में लगा और जिस पर जरदारी साहब बड़े खुश हुए, ज़रा वो नारा सुना देना ज़रा, ताकि वहाँ हम जान जाएं कि अब आगे चल क्या रहा है, आगे होगा क्या। अब इस पर अंदाजा लगाए ना कि ये शेरों का शिकारी आसिफ जरदारी, ये नहीं कह रहे कि खिलाड़ियों का शिकारी, नहीं, वो तहरीक इंसाफ की तरफ आ ही नहीं रहे। वो सीधी आज गोली भी चलाई है, तीर भी मारा है, सारा निशाना गया है मुस्लिम लीग नून की तरफ। देखें, आज इतना सख्त लफ्ज़ तो कभी तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल नहीं किया। आज उन्होंने कह दिया है वो धरती के खिलाफ हैं,
यानी इस मुल्क के खिलाफ है, जो इस मुल्क में मरना नहीं चाहते, जो इस मुल्क में मरना नहीं चाहते, इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। उनका पूरा बयान ये था कि जो हमने तो इस मुल्क की बका के लिए जंग लड़ी है और लड़ते रहेंगे, जो इस मुल्क में मरना ही नहीं चाहते उनको फिर क्या मसला, उनको फिर क्या मसला। तो वो किसकी तरफ इशारा था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ, वही पाकिस्तान से बाहर है ना। और तो इस वक्त कोई सियासतदान, यहाँ अल्ताफ हुसैन बाहर है, तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वो लड़ नहीं रहे। वो इलेक्शन किसके खिलाफ ला रहे हैं? मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ला रहे हैं। और जब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब ने आज धुआंधार तकरीर करके और आज वहाँ पर जश्न मना के साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पंजाब में टफ टाइम देने का फैसला कर दिया। यस, और ये टफ टाइम था, पीपल्स पार्टी को पता था वो इलेक्शन नहीं जीतेगी। लेकिन देखें आप कि ये वोट किसके कम हुए? ये वोट मुस्लिम लीग नून के भी कम हुए। मुस्लिम लीग नून देखें लाहौर शहर में इलेक्शन लड़ रही है, एमपीए तो उनके नहीं है, एक एमपीए उनका है, काउंसलर नीचे सारे उनके हैं, चेयरमैन सारे उनके हैं, एमपीए लाहौर का हर एमपीए हर यूसी में मौजूद था, हर एमएनए हर यूसी में मौजूद था, हर चीज थी, पूरा लाहौर वहां मौजूद था। इलेक्शन के क्या रिजल्ट निकला? किधर गए वो वोट? क्यों नहीं मिले? उतने वोट क्यों नहीं आए? उसके बाद आप आ जाए आगे जरा पीपल्स पार्टी ने सर्वाइव किया। लोग कहते हैं जी पैसे दे के वोट लिए, लोग कहते हैं महंगे जैसे भी लिए, दूसरे भी तो इस्तेमाल करते थे ना। पीपल्स पार्टी सर्वाइव कर गई। पीपल्स पार्टी अगर वो जो वोट ज्यादा ले गई है, ये जो ज्यादा 28,000 वोट लेके गए पीपल्स पार्टी के लोग, 27,000, वो 27,000 वोट जो है वो अगर एक तरफ देखें तो मुस्लिम लीग नून का भी कम हुआ है, एक तरफ देखें, अब देखें कम हुआ है ना। हो सकता है ये मुस्लिम लीग नून के वोट हो सकता है ये कुछ पीटीआई से भी आ गए हो, तहरीक मिनहाजुल कुरान भी उनके साथ आ गई, पिछली दफा नहीं थी इलेक्शन में उनके साथ, वो पीटीआई के साथ थी, जो कि पीटीआई का उम्मीदवार नहीं था। तो और भी चीजें, एक चीज तो कर गया ना, आसिफ अली जरदारी साहब का जो मिशन लाहौर था वो कामयाब हो गया। अब आने वाले दिनों में मिशन मैं आपको बता देता हूँ ना, अगले दिनों में, आने वाले दिनों में जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। और अब ये बड़ा जलसा भी बिलावल हाउस में होगा। ये बड़ा जलसा अहम लोगों का जलसा होगा जिसमें बड़ी शमूलियत होने जा रही है, बड़ी शमूलियत होने जा रही हैं। ये फैसला हो गया है। ज़रा आज आप ज़रा गौर तो करें ना ज़रा थोड़ा सा। अब एक तो लड़ाई शुरू होगी आसिफ अली जरदारी वर्सेस मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ख़त्म। यानी ये तो हल्के की सियासत भी नहीं ना रही। अगर हल्के की सियासत होती तो मकामी रहनुमा अगर ऐसी गुफ्तगू करते तो फिर भी काबिल तस्लीम थी। लेकिन वो शरीक चेयरमैन है, वो ऐसी बात करके मतलब खुली तौर पे बात कर रहे हैं। शैला रसा, परवेज अशरफ, कौन नहीं उस हल्के में था? ये सारे इस हल्के में थे, तो उससे ही साबित हो गया था कि अब आप नहीं राना साहब, आप राजा परवेज अशरफ की बात कर चुके हैं, तो फिर उनकी गुफ्तगू भी जरा मुलाहिजा कर लें। जी बिल्कुल कर। तो इस वक्त नाज़रीन मुलाहिजा करते हैं साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू जो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में की। नून लीग वाले कहा करते थे कि हम तो वोट मांगने जाते ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टीम निकली, फिर नून लीग को भी निकलना पड़ा, तो इस तरह वोटर को इज्जत मिली। जो सियासी पंडित ये बात करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया है, वो तो आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी तो मौजूद है। कल कोई नून वाले कह रहे थे कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। मैंने कहा ये भी क़यामत की निशानी है कि पंजाब में नून वालों से धांधली पीपल्स पार्टी कर रही है। जरा यासर ये देखे ना कितनी खूबसूरत गुफ्तगू। आगे फिर जाके एक और बात करते हैं। मैं चाहूंगा जरा मलिक परवेज मरहूम जो हैं उनके साहबजादे अली परवेज साहब ने भी कल एक तकरीर की थी, जरा वो भी सुना दें ताकि पता चल जाए ना इनके आग दोनों तरफ बराबर हो जाए ना। जरा आग कैसी लगी है? जो आज का दिन है मेरे ख्याल से सारी सियासी जो पार्टियां हैं उनके लिए लम्हे फिक्री है कि किस तरह से एक ऑपोजिशन की जमात ने सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा यहाँ पे आके वोटरों की तजलील और वोटों के वफादारियाँ खरीदने के अंदर इस्तेमाल किया। कोई इनसे पूछ सकता है इनकी कारकर्दगी ऐसी क्या थी कि वोट 5,000 से उठ के 20,000 के ऊपर हो गया, और इनको शर्म फिर भी नहीं आई जब आप लोगों ने इनका मकरू चेहरा दुनिया के आगे एक्सपोज किया। उसके बावजूद आज का दिन भी गाड़ियों के अंदर नकद पैसे लेके ये बांटते रहे। राना साहब एक लुकमा दे देने दें। कोई अली परवेज मलिक साहब का कहना है कि कोई इनसे पूछ सकता है कि सिंध का पैसा लूटा यहाँ पे लाके खर्च किया आपने, तो फिर तो ये भी पूछना चाहिए इन दोनों जमातों से कि फिर आपने अवामी मफाद में क्या काम किया? आप तो फिर जाती मफाद में इकट्ठे थे। यस सर, मैं यही कह रहा हूँ। एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, इनके जब जाती मफादात थे तो ये इकट्ठे थे, कोई कौमी मफाद नहीं था, कोई मुल्क के लिए मफाद नहीं था। जब जाती मफाद थे ये इकट्ठे थे।
जब इन्होंने देखा कि अब हमारे मफादात पूरे हो गए हैं और हमने अपनी अपनी लड़ाई लड़नी है, तो जनाब ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अब पीपल्स पार्टी सिंध का लूटा हुआ पैसा ला रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है नून लीग धांधली का शोर मचा रही है, वो इस धरती के गद्दार है। यासर अली जरदारी साहब कह रहे हैं यार सर कमाल की गेम खेली है। आप भी ना रोज़ाना बैठ के करते रहते हैं, अपने सवाल भी लोगों से करते हैं जी पीटीआई ने क्यों नहीं उम्मीदवार दिया। और भाई पीटीआई तो गेम कर गई इन दोनों के साथ। क्या अगर पीटीआई का यहाँ पे उम्मीदवार होता, जरा गौर करें मेरी इस बात पे, अगर पीटीआई का यहाँ पे उम्मीदवार होता तो ये सारा मलबा किस पे गिंडा था? पीटीआई पे। सारी तनकीद किस पे होनी थी? पीटीआई पे। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक हो जाना था। उन्होंने कहा जब हम एक हैं, वो लड़ाई शायद अब ना होती। पीटीआई ने ऐसी कमाल गेम खेली, आप उन्हें क्या समझते हैं? हम तो सब ये चीमा साहब जो हैं, जमशेद चीमा, ये पागल है? इजाज चौधरी को खेलना नहीं आता क्या? ये सारे खुद इलेक्शन लड़ने वाले और ये एक एक फार्म जमा कराए, कमाल का खेल गए हैं। और अगर एक एक फार्म जमा कराए कि इतनी बड़ी गलती होती तो आज इनको निकाल के फेंका होता तंजीम से बाहर, आज कहा होता चले जी बाहर, आप लोग तो इस काबिल ही नहीं है कि ये करते। जनाब उन्होंने क्या गेम खेली है। उन्होंने हल्का छोड़ा ओपन, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हमारे पास सीट नहीं थी, हल्का ओपन छोड़ दिया। ऐसी तरतीब बनाई कि जनाब कागज भी मुस्तरद हो गए और नून लीग और पीपल्स पार्टी को दोनों को आपस में लड़ा कर कल सारा दिन, आप गौर करें मीडिया पे कौन हुकूमती तर्जमान कहते रहे जनाब इन्होंने वोट ही कास्ट नहीं हो सका क्योंकि इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा जनाब ये दोनों एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, इनकी आपस में इनकी गालियां, इनकी आपस की गुफ्तगू, आज की आसिफ अली जरदारी की तकरीर। उसके बाद तो वाजे, अब मुझे बताएं ये अगर इकट्ठे भी हो जाते हैं तो अवाम क्या कहेगी? अवाम कहेगी जनाब यही राय होगी अवाम की जो अभी इनकी रहनुमाओं की है। अब इसके बाद लेकिन राणा साहब आप ये भी तो माने ना, हमारे अवाम की राय भी तो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती है ना, आराम हो जाते हैं। अगर राय तब्दील हो जाती है, मैं फिर इसी तरफ आऊँगा, अगर राय तब्दील हो गई है तो फिर मुस्लिम लीग नून जो है, जो कहती थी हम मेरा दुकानदार मेरा वोटर है, वो मेरी कंपेन कर रहा है, तो मुस्लिम लीग नून को इस हल्के से वोट बनना चाहिए था। 1,25,000 99,000 लिए थे इन्होंने, 50% नीचे आ गए। पीपल्स पार्टी को वोट पर गया ज्यादा, किसका पड़ा? वो कहते हैं बकौल मुस्लिम लीग नून के गाड़ियों में पैसे लेके। भाई पैसे लेकर अगर वोट बिका है, मैं तो नहीं कहता वोटर जो है उसकी तौहीन तो नहीं हम करते, अगर वोट पैसे लेके भी बिका है तो जो अच्छा खेल गया वो जीत गया। आप भी अच्छा खेलते थे, आप भी जीत गए, वो अच्छा खेला वो भी जीत गया। हुआ यही है, पीपल्स पार्टी हार के भी जीत गई है, मुस्लिम लीग जीत कर भी हार गई है, और तहरीक इंसाफ इन दोनों के साथ हाथ कर गई है। जीती तहरीक इंसाफ है, इसलिए तहरीक इंसाफ जीती है कि उसके पास एमएनएशिप पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। उसने इस हल्के में ऐसी फजा हो गई कि अब दो जमातें आपस में आमने सामने खड़ी हो गई हैं। कल का मीडिया यही कहेगा धरती का मुजरम कौन है, इस धरती के खिलाफ कौन है, इस मुल्क के खिलाफ कौन है, शेर का शिकारी कौन है। पहले तो ये नारा लगाते थे, याद करें इनके जलसों में नारे लगते थे ना कि एक जरदारी सब पे बारी और एक तीर से बल्ला तोड़ेंगे, शेर जो है आगे खा जाएगा। अब तो नहीं है, अब तो ये आपस में और मजा ले रहा है। इसका फायदा बेनिफिट किसको होगा? ऐसा इसका सारा फायदा होगा तहरीक इंसाफ को। आप देख लीजिएगा आने वाले वक्तों में क्या होगा। नहीं राणा साहब, अब कुछ रहनुमाओं का मानना यह है कि ज़िमनी इंतखाब के नताइज जो हैं वो मुस्तकबिल की समत का तयन करते हैं, कुछ का मानना यह है कि ये यकतरफा होता है, इनफरादी तौर पर आप कोई सीट जीत गए। आप क्या देखते हैं? ये इनफरादी नहीं है जी, ये लाहौर का इलेक्शन जो है इसके बाद आने वाले वक्त में सियासी तब्दीलियां नजर आ रही हैं मुझे, बड़ी सियासी तब्दीली। सही। और ये जो बड़ी सियासी तब्दीलियां हैं इसमें मैं फिर कहूँगा कि अगर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम ना हुआ होता तो मैं कहता कि आने वाले वक्तों में तहरीक इंसाफ जो है उसको पीपल्स पार्टी खा जाएगी। सही। वोट क्योंकि वो लड़े ही नहीं इलेक्शन, लेकिन ना इलेक्शन लड़ने के बावजूद वोट मुस्लिम लीग नून का तो बनना चाहिए था ना। चल पीपल्स पार्टी इतना वोट ले जाती, ठीक है, नून लीग का वोट कम नहीं होना चाहिए था। उनका वोट क्यों कम हुआ? उनका वोट क्यों कम हुआ? अगर आप कहते हैं कि ये रेशो बड़ी कम आई है, चले उस हिसाब से आ जाए, रेशो तो उनके लिए भी कम आई ना, उनका वोट क्यों ज्यादा हुआ, इनका क्यों कम हुआ? यानी टर्न आउट अगर कम हुआ है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कम होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं आगे चलूं। आज आपको पता है इस पे बड़े मियाँ साहब बड़े नाराज हुए, बड़े मियाँ साहब शदीद नाराज हैं। और जरदारी साहब ने ये जो तकरीर फरमाई है ना, ये तकरीर जाती उमरा में बैठ के सब ने सुनी है, ये तकरीर लंदन में बैठ के जनाब सब ने सुनी है। और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब तगड़े हो वो,
अब हमने पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना है। इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो जो है वो किस हद तक मकबूल होता है या किस हद तक उसका गिराफ नीचे आता है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ऑपोजिशन के इकदाम पे हुकूमती राय हमें फारूक हबीब साहब ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमती मुआशी टीम ये समझती है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बेशक इस वक्त मुश्किल में है, हमारी मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। तो पिछले जो 6 माह थे वो तो मुश्किल में गुजर गए, अब अगले 3 माह में बेहतरी आती जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब एक तरफ हुकूमत 3 माह की बात कर रही है तो दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने पीडीएम का आज जो सरबराही इजलास हुआ उसमें मार्च की 23 मार्च की तारीख दे दी है, जिसे महंगाई मार्च का नाम दिया गया है। 3 दिन धरना इस्लामाबाद में दिया जाएगा। वफाकी वज़रा की जानिब से ये गुजारिश की गई कि आप ये इकदाम ना उठाएं, 23 मार्च की बजाय आप अपना मार्च अगर करना ही है तो उसे अप्रैल में ले जाएं। मौजूदा महंगाई की सूरत हाल क्या 3 माह बाद अगर मार्च में जाके ऑपोजिशन एहतजाज करती है तो क्या वैसी ही रहेगी? ऑपोजिशन के इस इकदाम पे हुकूमत क्या राय रखती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब साहब ने। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, एक तरफ आपकी मुआशी टीम ये समझती है कि हमारे मुआशी इशारे जो है वो मुस्बत समत में गामजन है, दूसरी तरफ पीडीएम ने 23 मार्च को महंगाई मार्च का नाम देकर तारीख का तयन कर लिया है। ऑपोजिशन के इस इकदाम पे क्या राय रखते हैं? देखें, ये एक बहरूपिये हैं, ये सियासी बेरोजगारों का टोला है जो इक़्तिदार से बाहर है। पहले ही होता था, एक पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती थी, पीएमएलएन जो है वो उनकी फ्रेंडली ऑपोजिशन बन जाती थी, नून लीग इक़्तिदार में आती थी, पीपल्स पार्टी फ्रेंडली ऑपोजिशन बन जाती थी। बंदर बांट करके जो है वो इख्तियारात का सब ये इंजॉय करते रहते थे। 2018 के इंतखाबात में पीएमएलएन भी फारिग हो गई, मौलाना फजल रहमान भी फारिग हो गए। पीपल्स पार्टी को जो है सिंध में 13 साल से उनकी मुसलसल हुकूमत है, लिहाजा उनकी तो कोई दिलचस्पी भी नहीं है इनकी तहरीक के साथ। आपने देखा जो 2 मेजर बेरोजगार हुए हैं, जिनकी कश्मीर कमेटी चले गई, जिनके लल्ले तलल्ले मिनिस्ट्रियां सब कुछ खत्म हो गए, वो फजल रहमान है जो आए रोज कोई ना कोई कंस्पिरेसी करते रहते हैं। अब लॉन्ग मार्च इससे पहले भी ये कर चुके हैं, इससे पहले इन्होंने लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, क्विक मार्च सब कुछ कर चुके हैं। अब मेरा मशवरा अपोजिशन को ये है कि ये एक दूसरे के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि इन्होंने पहले भी इस किस्म के दावे वादे सब कुछ किया लेकिन कामयाब नहीं हुए, ना अदम एतमाद आई, ना इस्तीफे आए। आर पार वाले अब जो है वो तारीखें दे दे के बार बार खवार होते जा रहे हैं। और कभी इनका महंगाई कभी इनका एजेंडा रहा है? आज तक इन्होंने बताया को महंगाई में एक दूसरे के खिलाफ दोनों जमातों ने कोई एहतजाज किया हो, कोई लॉन्ग मार्च किया हो। महंगाई इनका इशू ही नहीं है, अवाम इनका इशू नहीं है। अगर महंगाई अवाम इनका इशू होते तो इतने बड़े बहरान आए, पीपल्स पार्टी के दौर में गैस का बहरान था, आटे का बहरान था, नून लीग के दौर में बहरान थे, उन्होंने कोई एहतजाज नहीं। उन्होंने आपको 4 माह का टाइम, 3, साढ़े 3, 4 माह का टाइम दे दिया। इस 3, साढ़े 3, 4 माह में अगर आप महंगाई को कंट्रोल कर गए, और क्या इस 3, 4, साढ़े 3 माह में आप महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं? उन्होंने आपको टाइम दिया है इतना खुला कि 23 मार्च को महंगाई मार्च करेंगे। क्या आपकी हुकूमत इस महंगाई मार्च को नाकाम करने के लिए महंगाई कम करेगी? देखिए राना साहब, पहली बुनियाद तो ये है कि 23 मार्च तो जो है वो यौम पाकिस्तान है, और करारदाद पाकिस्तान मीनारे उस वक्त के मंटो पार्क और अब के मीनारे पाकिस्तान में पास हुई थी। लिहाजा मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में उस वक्त भी उस दिन परेड होती है, पूरी कौम कौमी यकजहती का सबूत दे रही होती है। लिहाजा मिली यकजहती को जो है वो ख़राब ना करें, उससे आगे जो इन्होंने डेट करनी है वो ये करना चाहते हैं कर लें। बुनियादी तौर के ऊपर जो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ये लॉलीपॉप अपने आप को ही दे रहे हैं। ये एक और ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने खुद लगा लिया है, क्योंकि आज फजल रहमान का मूड ये था कि मैं सबसे इस्तीफे लेके उठूंगा। वो भाई आप पहले अपने साहबजादे का इस्तीफा तो ले आए जो असेंबली में बैठे हुए हैं, इसी असेंबली से आप सदारत का वोट लेने आ गए थे। नून लीग के मेंबरान इस्तीफे देने को तैयार नहीं है, जो अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब मरियम सफदर का अपना जेठ इस्तीफा नहीं दे रहा था, इनका डिप्टी स्पीकर अपना इस्तीफा स्पीकर के पास जो पहुंच गए वो बाद में अप्रूव करवाने नहीं गए, तो कौन इस्तीफे देगा? ये इस्तीफों वाली कहानी है। वो फजल रहमान सब सख्त मायूस हुए, उन्होंने कहा चलो एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर देते हैं। इन मार्चेस से जो है वो पहले को नतीजा निकला है, पहले भी उन्होंने की है ना। बुनियादी सवाल कि महंगाई मार्च का नाम दिया गया है, तो उससे पहले महंगाई का ग्राफ जो बुलंद हो रहा है वो कम हो जाएगा?
देखें, यकीनन मैं आपको ये बता रहा हूं, आप देखें 2 हफ्तों का आप रिकॉर्ड उठा के देखें सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का, वो नीचे आ रहा है। आप ये देखें कि जो खाने पीने आलू प्याज टमाटर की कीमतें पिछले साल थी, आज उनसे वो 40 से 50% कीमतें कम है पिछले साल की बनिस्बत। इसके अलावा जो आलमी सतह के ऊपर महंगाई है, उस पर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो घी की कीमतें हैं आलमी सतह पर वो भी टूटेंगी, जिस पे 100% इजाफा हुआ था। पेट्रोलियम की कीमतें ऑलरेडी नीचे आई हैं, उसका रिलीफ हम आवाम को पास ऑन करेंगे। आप देखेंगे कि आवाम के लिए हमने 200 पेट्रोल वाली बात आपने कर दी, दिल की बात कर दी, बल्कि आवाम के दिल की बात कर दी, कब पेट्रोल की कीमतें कम कर रहे हैं? देखें, ये आइंदा जब हमारा यकीनन जो है वो रिव्यू होता है आलमी सतह पर, अगर इसी तरीके से कीमतें नीचे गिरने का रुझान रहा तो उसका रिलीफ जो है वो आवाम को हमने पास ऑन करना है, ये हमारी कमिटमेंट है। पहले भी आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म साहब ने जब कीमतें नीचे आई थी तो अवाम को उन्होंने पूरा रिलीफ दिया था। अब भी आपके इल्म में है कि हमने 17% सेल टैक्स नहीं लगाया हुआ, जो हम लगा सकते हैं। हम 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी लगा सकते हैं, हमने नहीं लगाया हुआ। पहले भी हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, वरना आज पेट्रोल 170-175 रुपये होता अगर सारे टैक्सेस लगाए होते। 450 अरब रुपए के टैक्सेस हमने नहीं लिए पिछले 1.5 साल में, क्योंकि आलमी सतह पर कीमतें ऊपर जा रही थी। $40 वाला जो पेट्रोल है वो 85 के ऊपर पहुंच गया था। अब जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है, कीमतें नीचे आना शुरू हुई हैं। फारूक साहब, आप ये देखें ऐसे ही रुझान रहा तो उसका रिलीफ माहाना बुनियादों पे जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसकी मद में माहाना बुनियादों पे पैसे अवाम से ले लेते हैं, हुकूमत लेती है। पेट्रोल की कीमत अगर आलमी मंडी में बढ़े तो अगले 15 दिन में पाकिस्तान में भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर कीमत कम हुई है तो उसका इंपैक्ट फौरी तौर पे क्यों नहीं है, वो रिव्यू में क्यों जाएगा, उसके लिए डिले किस बात का? देखें, फौरी तौर पे नहीं, एक मिनट थोड़ा मैं आपको एजुकेट कर देता हूं ना। देखें, बात ये है कि जो आपके सौदे हो रहे होते हैं, पीएसओ 15 दिन की फॉरवर्ड जो है वो बाइंग कर रही होती है। यानी आज अगर कोई उन्होंने आज की कीमत के ऊपर अगर उन्होंने पेट्रोल खरीदा है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अगले 15 दिन की कीमतों के ऊपर आएगा। वो उसका एक उनका पूरा एक फार्मूला है। ये तो नहीं है कि आपने जो है वो क्रूड ऑयल आज खरीद लिया तो वो आपके मुल्क में पड़ा है। क्रूड ऑयल आप खरीदते हैं, वो प्रोसेस से पाकिस्तान पहुंचता है, वहां पर रिफाइनरी में आता है, रिफाइंड होता है। या आप अगर रिफाइंड तेल भी लेते हैं तो उसको पहुंचने में भी जो है वक्त दरकार होता है, फिर वो डिलीवर होता है, फिर वो नोजल पर आता है पेट्रोल पंप भी। तो उस वक्त की जो आपकी एवरेज कीमतें होती हैं वो एवरेज निकाल कर अब उसका रेट निकलता है और वो आवाम को उसको पास ऑन किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस हवाले से हम आवाम को जो है वो रिलीफ फराहम करेंगे। जैसे कीमतें ऊपर गई थी, हमने टैक्सेस अपने कम कर दिए थे ताकि आवाम पर पूरा बोझ न डाला जाए। अब अगर कीमतें नीचे आ रही हैं तो उन कीमतों का नीचे आने का रिलीफ भी आवाम को फराहम करेंगे। पर हबीब साहब, गवर्नर पंजाब साहब की धुआंधार तकारीर पे बड़ी तनकीद हो रही है, आपके वज़रा भी उस पर बात कर रहे हैं, ये क्या मामला है? और गवर्नर साहब की तरफ से कोई तरदीद भी नहीं, कोई ऐसा बात भी नहीं? देखिए, गवर्नर साहब की तरफ से अगर कोई बात आई है तो मेरी नज़र से तो ऐसी कोई बात नहीं गुजरी। अगर जिस बात का आपको हवाला दे रहे हैं स्पेसिफिकली तो वो बता दें, वरना उसके हवाले से अगर कोई ऐसी बात है जो सियाको सबाक से हट के पेश की गई है उसकी वजाहत जो है वो खुद पेश कर देंगे। फारूक हबीब साहब, बैरून मुल्क वो दौरे पर थे, वहां तकरीब से खिताब करते हुए उनका ये कहना था कि IMF के पास हमने मुल्क को गिरवी रख दिया है। मुआशी पॉलिसीज पे उन्होंने तनकीद की थी, साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर गवर्नरशिप मुझे छोड़ने की मेरी जमात कहेगी तो मैं फौरी तौर पे छोड़ दूंगा। ऐसी सूरत हाल में आज मुशीर खजाना ने यह कहा कि वो मुआशी एक्सपर्ट नहीं है, तो इस बात के ऊपर राना साहब सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखें, वो अगर बात की वो मुझे देखें, वो मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि उनका जो पूरा क्लिप है वो शायद शेयर नहीं किया गया। बुनियादी तौर के ऊपर जो वो ये बात कर रहे होंगे, हमारे मुल्क को 22वीं बार हम IMF में गए हैं भाई साहब। ये पहली बार है इमरान खान जो है वो मुल्क को कर्जों की दलदल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान जाती खर्चे नहीं, खराजात नहीं बढ़ा रहा, अपनी हुकूमत के खराजात को हमने कम किया है। आज जो कह रहा हूं साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमारा डेट, क्या इस बात का इल्म गवर्नर पंजाब को नहीं है? राणा साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, 22वीं दफा गए हैं, क्या इस बात का इल्म गवर्नर पंजाब को नहीं है? नहीं, मुझे जरा एक्सप्लेन तो कर देने देना, एक मिनट मुझे एक्सप्लेन कर देना। हमारा डेट टू GDP रेशो नीचे गया। जिस तनाजुर में अगर वो बात कर रहे होंगे तो उन्होंने बात की होगी कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, हम पाकिस्तान के अंदर इतने डॉलर्स के ज़र मुबादला पैदा करें कि हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े।
जाहिर बात है जब IMF के पास आप जाते हैं तो उनकी कंडीशंस भी होती हैं, उनकी शराइत भी होती हैं। वो शराइत फिर आपको अपने मुल्क को चलाने के लिए, कर्जा लेने के लिए बहुत सारी जगहों के ऊपर आपकी फ्री विल नहीं भी होती, आपको बहुत सारी शराइत जो हैं वो उससे मुंसलिक होती हैं, आप को वो मानना पड़ती हैं। तो कौन मुल्क नहीं चाहेगा कि वो IMF से जो है वो बाहर निकले। माजी की हुकूमतों की गलत पॉलिसीज थी कि 22 प्रोग्राम्स ले लिए उन्होंने, लेने के बाद भी IMF के खड्डे में हम खड़े हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने इससे बाहर निकलना है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, हमारे तरसीलात ज़र के अंदर इजाफा हो रहा है, हमारी IT एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि हमें इससे छुटकारा हासिल करना है, तो हमारी जो मौजूदा पॉलिसी है उसको देखते हुए हम क्या समझें कि कौन सा ऐसा साल होगा जिस साल हमें IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखें, मैं आपको थोड़ा वाज़ेह करता चलूं, आप क्लियर रखें। देखें, आपका सीधा सीधा हिसाब है, वो कहते हैं ना 2 + 2 वाला। 3000 अरब रुपए आपने कर्जों की किस्तें देनी है, 3400 अरब रुपया तकरीबन आपने NFC का देना है, 6400 तो यही बन जाता है। तो आपने 6000 का टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा हुआ है, तो आपका बाकी अखराजात शुरू ही डेफिसिट से होते हैं। इसका एक वाहिद हल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन करनी है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है अपने, और हमने अपना जो टैक्स टू GDP रेशो है हमारा, उसको हमने ऊपर लेके जाना है, ताकि हम जितना टैक्स जमा करें उससे अखराजात हमारे कम हो। और वो उसी सूरत हो सकता है कि जब हम अपनी इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करें, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हम इसी वजह से लेकर आए, पॉइंट ऑफ सेल का निजाम हम इसी वजह से लेकर आ रहे हैं, हम लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आ रहे हैं, हम वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, उससे हमारा फिजिकल पार्टी नीचे आ जाएगा जब हमारे पास पैसे मौजूद होंगे। फरूख हबीब साहब, लाहौर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बड़े वोट लेगी, क्या पीपल्स पार्टी ने ऐसी क्या कारकर्दगी दिखाई है कि लाहौर से उसे इतने वोट मिल गए? मजाक ना करें राणा साहब, मजाक ना करें ना, राणा साहब मजाक ना करें। पीपल्स पार्टी नून लीग ने क्या वोट लिए मुझे आप ये बताएं ना। 3,70,000 वोट पार्टी देखे मैं जरा फिगर से बात 30,000 से ज्यादा वोट लेंगे। एक मिनट सुन लेना, सुन लें सर, सुन तो लेना। 3,70,000 वोट थे 2018 के इलेक्शन में, 70,000 वोटर्स का इजाफा हुआ नया 3 साल में। आज 4,40,000 वोटर हैं, वो सिर्फ 18.5% वोट पड़ रहे हैं। ये भी वो वोट जो पैसे एक दूसरे के ऊपर 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार से जो लोगों के जमीन खरीदे हुए हैं। फरूख हबीब साहब, अगर ये मजाक नहीं है तो वो कागजात नामजदगी वाला मामला क्या था फिर? नहीं, देखें वो तो मैंने पहले भी सीधी बात कही है, वो एक बहुत बड़ी जो है वो उसको गलती नहीं मैं कहूँगा, एक ब्लंडर था, ठीक है। और उसके ऊपर ये तो सिंपल जो है वो सब लोगों को जो है वो चेक करना चाहिए कि उनका जो तजवीज़ कुनुंदा, तायद कुनुंदा है वो कौन है। लेकिन आप ये देखें इसका इम्पैक्ट क्या है। PTI इलेक्शन में नहीं थी लाहौर में, राणा साहब आप लाहौर बैठे हुए, यासिर आप लाहौर बैठे हुए, वो किसी को पता था लाहौर में इलेक्शन हो रहा है? किसी को पता था? उस इलाके के लोगों को नहीं पता। मैं 2 बार वहां से गुजरा हूं लाहौर में से, मुझे नहीं पता चला कि वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं। फरूख साहब, मैं बुनियादी सवाल की तरफ आता हूं जो राणा साहब ने किया। आप ये देखें कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 5,000 के करीब वोट पड़ता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि नून लीग की अदावत में हमारे कारकुनान जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट दें, तो 25,000 वोट बढ़ गया पीपल्स पार्टी का इस इलेक्शन में। तो क्या समझे, पीपल्स पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है या PTI का वोट डल गया? नहीं, देखें बात यह है कि आप सिर्फ इस इलेक्शन से मकबूलियत तो ना देखें। डस्का इलेक्शन में कितने वोट थे, खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ पिछले दिनों, वहां पे कुछ सैकड़ों में वोट थे इनके। आप सियालकोट में, वजीराबाद में इलेक्शन हुआ, वहां पे क्या पोजीशन थी इनकी। आगे बल्दियात इलेक्शन आएगा, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। मामला यह है कि अगर PTI इंतखाबात में नहीं है तो वहां पर जो एक anti-PMLN वोट है, उस वोट को किसी ने तो कैश करवाना था, वही आपको एवरेज नजर आ रही है। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं PTI का वोटर बाहर नहीं निकला, इसी वजह से टर्न आउट कम है। चले फर्क ये बता दें कि ऐसा वोट बैंक होता है जो हमेशा हवा में होता है, ये 23 मार्च को पाकिस्तान इस्लामाबाद में परेड भी होनी है, सब कुछ होना है। तो फिर आप क्या अपोजिशन जमातों को उस दिन इस्लामाबाद आने की इजाज़त देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे? देखें बात यह है कि 23 मार्च को तो परेड होती है। जब परेड होती है तो आपको पता है कि सारी हमारी जो
आर्मी की भी सारी परेड हो रही होती है, उनका सारा ऑपरेटर्स जो है मोबिलाइज हुआ होता है, तो उसके साथ अपनी एक सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज़ जो हैं वो साथ जुड़ी होती हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जब ये कोई दरख्वास्त देंगे तो उसके ऊपर इनको जो है वो मुनासिब जवाब इनको दे देंगे, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि ये कैसे काबिल अमल है। फ़र्क साहब, आखिरी सवाल, एक बतौर सहाफ़ी भी और बतौर PFUJ के एक सेक्रेटरी जनरल भी, आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, प्रोटेक्शन बिल लेके आए आप, सहाफ़ियों के लिए बड़ा अच्छा किया। मेरे कैमरामैन, हमारे फोटोग्राफर्स इस पे नाला हैं कि उन्हें उस कैटेगरी से निकाल दिया गया, सहाफ़ियों की कैटेगरी से, हालांकि आपने उस पर किया। तो हमारी एक दरख्वास्त है, क्या आप उनको दोबारा सहाफ़ियों की कैटेगरी में ला रहे हैं? मेरी आपसे बात हुई, हमने आपको भाई रिटर्न में भी देखें राना साहब, बात यह है कि हमने जर्नलिस्ट को भी डाला है, मीडिया प्रोफेशनल्स को भी डाला है। उसमें अगर कोई आप समझते हैं कोई ऐसा जो फोटोग्राफर हमारे हजरात हैं, ये बड़े अहम हैं और मैं समझता हूँ ये अक्कासी कर रहे होते हैं प्रोग्रामों की, बाकी चीज़ों की, अगर आप उसमें ये हिस्सा नहीं है तो ज़रूर हम उसको जो है वो शामिल करेंगे और हम सबको कवर करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त जो है वो जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स का तहफ़्फ़ुज़ का बिल लेकर आए हैं हम, जिसमें साफ़ियों की अपनी इनपुट शामिल है। और वो हुकूमत, जिस हुकूमत को ये कहते थे, इल्ज़ाम लगाते थे कि जनाब ये जो है वो साफ़ियों के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है मैं ये आपके हमारे प्रोग्राम को देखते हुए पाकिस्तान भर के जो कैमरामैन हैं और फोटोग्राफर हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि आपने उनका मुतालबा जो है वो मान लिया है। यकीनन उसके अंदर अगर ऐसे उसका जो है वो उस तरह अहाता नहीं हुआ तो यकीनन हम उसको भी लेकर आएंगे। मगर बाकियों को ला रहे हैं तो इनको क्यों नहीं लाएंगे? फारूक साहब, एक आखिरी सवाल, बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के अंदर कब होने जा रहे हैं? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात का जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो है वो कानून तैयार है, काबीना से जो है वो पास हो चुका है और बल्दियाती इंतखाबात पे ग्रास रूट की सतह के ऊपर एक एम्पावर्ड सिस्टम के ऊपर हम यकीन रखते हैं। और ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब का, वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान वज़ार का ये एक पूरा कमिटमेंट है। इंशाअल्लाह उसको हम मुकम्मल करेंगे और उसके तहत जो है वो इंतखाबात भी होंगे। ग्रास रूट की सतह के ऊपर जो है वो आवाम को इख्तियारात देना जो है वो हमारा इसके ऊपर एक पूरी कमिटमेंट है और इस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। कोई तरीकाकार तो वज़ा किया गया? देखें वो पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ उस हवाले से कम्युनिकेट कर रही है और मैं समझता हूं कि उनका कानून आ जाएगा। जैसे कानून आएगा उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा और कानून मेरे ख्याल में आने वाला है आइंदा चंद दिनों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कानून आने वाला है, उस पर जल्द अमल दरामद भी शुरू होगा और बल्दियाती इंतखाबात भी होंगे। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे सारे हैं सियालकोट के हवाले से। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अल्फाज कम पड़ जाते हैं, ज़बान गुंग हो जाती है कि इंसानियत सोज़ वाक़या पाकिस्तान में पेश आया। जहाँ पर इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया है, इंसानियत की तज़हीक की गई है, वहीं पर पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है वो आलमी सतह पर पामाल करने की कोशिश की गई। लेकिन श्रीलंकन हुकाम पाकिस्तानी इक़दामात पर मुतमईन नज़र आते हैं। तो पाकिस्तान में इक़दामात क्या होने जा रहे हैं कि आने वाले वक्तों में ऐसा कोई भी इक़दाम ना उठाया जा सके? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सानेह सियालकोट को टेस्ट केस बनाते हुए वफाकी हुकूमत फैसला क्या कर चुकी है? मीटिंग तो बहुत बड़ी हुई, लेकिन फैसला हो गया है कि ऐसे तमाम लोग, तमाम अवामिल जो इंतहा पसंदी तक जा रहे हैं, जो मज़हब को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मज़हब के नाम पर मज़हब के साथ गुनोना खेल खेल रहे हैं, उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी। किसी सूरत, चाहे वो कोई भी हो, जितना मर्जी ताकतवर हो, जितना मर्जी अहम हो, उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये फैसला हो गया। दूसरा, तमाम मकात पे फ़िक्र ने आपको बताया, चाहे वो TLP है, चाहे वो जमात अहले सुन्नत है, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम है, चाहे वो जमात इस्लामी है, कोई भी जितनी भी जमातें हैं, तमाम मजहबी जमातों ने इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत की। और आइंदा चंद दिनों में नहीं, चंद घंटों में, 24 घंटे या 48 घंटों में उलमाए कराम जो हैं, तमाम मुशाइख उलमाए कराम जो है, उनको भी इस मामले पे मुकम्मल तौर पर एतमाद में कुछ ले लिया गया है, कुछ को ले लिया जाएगा और कि आप सब मिलकर भी इस पर हुकूमत का, अदारों का भरपूर तरीके से साथ देंगे। और किसी भी ऐसे शख्स के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता है, चाहे वैसे करता है, अगर उसके खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होता है तो तमाम पाकिस्तान
कि मजहबी जमातें उनके साथ खड़ी होंगी हुकूमत के साथ। लिहाजा आप आने वाले दिनों में ज़हन में रखिएगा, ऐसी इंतहा पसंदी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो मज़हब को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग, उनको अब माफ़ी नहीं मिलेगी। और आप देखें ये जितना बड़ा इक़दाम किया हुकूमत पाकिस्तान ने, आज तक दुनिया की किसी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। फौरी तौर पर एक्शन हुआ, तमाम तकरीबन मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं और पहली दफ़ा होगा कि उनको सज़ाएँ भी मिलेंगी। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दामात कर रही है, इनफरादी तौर पर भी हम अपनी सोच को तब्दील करें और दुआ करते हैं कि हम पुरतशद्दुद हुजूम से एक महज़्ज़ब कौम की तरफ रास्ता अपनाएं और महज़्ज़ब कौम बन के दिखाएं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पीडीएम के इक़दाम के हवाले से। पीडीएम ने जो फैसला किया, बिल आखिर ये फैसला हुआ है और खुदा करके ये फैसला हुआ है, तो इसके पीछे मंतिक क्या रखी गई कि 3 से 4 माह बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा और उसे महंगाई मार्च का नाम दिया जाएगा। तो इस मंतिक पे बात करते हैं राना साहब से। राना साहब, क्या नज़र आता है, स्ट्रेटजी 3-4 माह की क्यों बना ली गई? या सर, जब आप इजलास हुआ है ना पीडीएम का, तो आपको पता उसमें एक जेन्युइन, मैं कह रहा हूँ, एक रहनुमा ने ये गाना गुनगुनाते हुए कहा कि हमारे साथ तो ये हो रहा है, कोई नवा लारा ला के सानू रोल जा, झूठे आवे एक झूठ होर बोल जा। ये लफ्ज़ था, ये बकायदा ये कहा गया, ये मैं बिल्कुल, उसने कहा वो उस पर एक जो बड़े खामोश रहे और एक अक्सर बड़े तेज़ी से बोल जाते हैं, चादर ली होती है उन्होंने, तो उन्होंने कहा ये क्या मतलब है? उन्होंने कहा ये मतलब ये है कि ये झूठ है। अब फिर लारा लगा दिया गया है। मौलाना साहब के एक करीबी साथी ने कहा कि हमने कहा था फैसला करेंगे, फौरी हुकूमत का हाथमा, इस्तीफे देंगे। किधर है इस्तीफे? ये तो एक नया लारा आ गया है, सिफारशात बन के आ गई है कागज पे कि ये सिफारशात है जनाब, इतने दिन बाद एहतजाज, ऐसे करें ऐसे करें, इस अभी हुकूमत को नहीं कराना। ये लफ्ज़ अदा किया गया कि जनाब अभी हुकूमत को नहीं कराना, लोग खुद इनके खिलाफ हो जाएं। उन्होंने कहा किस तरह लोग इनके खिलाफ हो जाएं? आगे जाके अगर ये कोई रिलीफ दे देते हैं तो ये लोग तो इनके साथ हो जाएंगे। और ये जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? वहां पे बड़ी तलखी हुई और एक वक्त में ले चले, मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर दे दूं आपको जी। 23 मार्च के बाद शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत से लैदा इस्तीफा दे दें, छोड़ दें। नहीं, वो तो फिर इस सूरत में होगा ना कि 23 मार्च का कोई धरना ही नहीं होगा ना। 23 मार्च को हाथ होगा। अब आप धरने की बात कर रहे हैं, पूछ ले यासर जान के ना, आप खबर निकलवाते हैं। 23 मार्च को हाथ होने जा रहा है मौलाना साहब के साथ। वो तो पहली बार थोड़ी होना, तो ये बड़ा हाथ होने जा रहा है। मुझे एक बात बताएं, आप हर जलसे में कहते हैं जनाब इस हुकूमत का 1 घंटा रहना भी मुल्क के लिए खतरा है, यही कहते हैं ना? सारी जमातें कहती हैं, सब जमातें कहती हैं। आज क्या तारीख है दिसंबर की? 6 तारीख। आज 6 तारीख है। आप 23 मार्च को धरना देने जा रहे हैं। 3.5 माह, 3.5 माह दे रहे हैं आप हुकूमत को, जनाब 3.5 माह में आप चीज़ें सस्ती कर लें। अब मुझे बताएं, नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पे 3.5 माह में चीज़ें सस्ती हो जानी है। यानी हुकूमत कंफर्ट जोन। भाई आलू महंगा है, 15 दिन बाद आलू की नई फसल आ रही है, क्या करेंगे? टमाटर की फसल तैयार है, वो मज़ीद सस्ता हो जाएगा। आपने सुना फरुख हबीब साहब से कि कुकिंग ऑयल सस्ता होने जा रहा है और चीज़ें जा रही हैं। हुकूमत जो है वो 1 जनवरी से शनाख्ती कार्ड पे कहती है ये हेल्थ कार्ड है और बड़ी चीज़ें करना जा रही है। तो फिर आप महंगाई मार्च, आपको मैं मज़े वाली बात बताऊँ, नून लीग हाथ कर गया। फिर ये डेट नून लीग ने दी है। चलें जी, मार्च में आप 23 मार्च बहुत बड़ा दिन होता है, कौमी दिन है, हम तजदीद अहद करेंगे इस हुकूमत के खिलाफ और जमहूरियत के लिए। लो तजदीद अहद 23 मार्च पे डाल दिया। मौलाना साहब जो है उनको एक लंबी डेट दे दी, तो मौलाना साहब आप उस डेट तक जो है क्या करेंगे? और उसके बाद कहा कि अगर बाकी मामला देखेंगे। अब उस वक्त तक सारे मामला ऐसे हो जाने हैं कि नून लीग ने कहना नहीं जी नहीं, कोई जलसे जुलूस नहीं, ख़त्म। और अगर जलसा हुआ तो मौलाना साहब के साथ वही होगा जो बेचारे वहाँ से चल के आए, आज़ादी चौक में इंतज़ार करते रहे और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहीं मसरूफ़ हो गए। ये मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, ये हो गया। ये जो मैंने कहा है ना, जो गाना वहाँ पे गाया, ये गाना गाया गया है, कोई नवा लारा ला के सानू रोल जा, झूठे अब एक झूठ और बोल जा, और यही हुआ है। और आप पता है आज मौलाना साहब ने गिला किया है, वो तो गिले, एक बड़ा गिला ये किया है कि हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने वो नहीं किया। ये मैं लफ्ज़ बता रहा हूँ कि जो हमारे साथ मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो मैं अगर मजबूर ना होता बड़े मियाँ साहब के हाथों, तो मैं आज ही
इस इत्तेहाद को तोड़ देता और मैं अपने ताईं जो चाहता वो करता। देखते हैं कि ये मजबूरियां कब तक साथ निभाती हैं और ये कब तक इत्तेहाद को साथ चलाती हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी से खतरनाक कैदी फरार हो गए। ये एक अनोखा मामला हुआ। राना साहब, क्या हुआ? पेशी पर आए, पेश नहीं हुए, रूपोश हो गए 12 मुल्जिमान। ये बात क्या हुई? यानी सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट होती है वहां पे, तो ये फरार किसने करवाया? सर आप जरा पहले आप जरा फुटेज देख लेना, जरा ये फुटेज गौर करें जरा इस फुटेज में कि ये कैदी हैं, ये जो है कोई एहतजाजी मुजाहिरीन नहीं है। पहले ये बताया जाए कि ये किस तरह इन्होंने बख्शीखाना जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे आके रखते हैं इन हवालातियों और कैदियों को, वो गेट किस तरह टूट गया, फिर वहां पे अंदर ईंटें किस तरह पहुंच गई, अंदर से ईंटें बाहर किस तरह आई, फिर ये तोड़ के ये 1 2 3 4 5 6 10 नहीं है 50 के करीब पुलिस वाले खड़े हैं, हाथों में राइफलें भी हैं, गने भी मौजूद हैं, पुलिस वाले खड़े भी हैं, वो गालियां निकाल रहे हैं। हम गाली टीवी पे दिखा नहीं सकते, सुना नहीं सकते। उन्होंने फिर पत्थर भी मारे। पत्थर मारने के बाद आप देखें आराम से वो चले गए। ये पुलिस वाला देखें किस तरह समझाने आ रहा है उसे, ये देखें, ये क्या ये जिसे कहते हैं कि हमसाए थे इनके, और भाई गेट तोड़ दिया उन्होंने बख्शीखाने का। ये पंजाब पुलिस के लिए बहुत बड़ा लम्बा फिक्रिया है। आईजी पंजाब डेड ऑनेस्ट आदमी है, दिन रात मेहनत करते हैं, कोई दूसरी राय नहीं। सीसीपी लाहौर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस अच्छेपन का क्या लेना हमने? मुझे एक बात तो बता देना, क्या लेना उसमें कि ये जो 12 लोग मफरूर हो गए वहां से बासानी, और ये मार रहे हैं और पुलिस पीछे खड़ी है। आम आदमी होता है ना, आम मुजाहिरीन होते हैं या सर, जो अपने हक के लिए मुजाहरा कर रहे होते, तो अब तक उन पे क्या होना था? डंडों की बरसात, आंसू गैस की शेलिंग, वहां पे मुझे पत्थर लगने थे। और यहां पे क्या हो रहा है कि वो अंदर से गाली निकाल रहा है या अंदर से पत्थर मार रहा है, पुलिस वाले पीछे भाग रहे हैं। नहीं, आपको क्या लगता है मिली भगत से? जी ये मिली भगत से हुआ या सर, ये बकायदा एक प्लानिंग हुई है। मैं आपको बता देता हूं, वक्त का राना साहब मुख्तसर रखिए भाई जी, इन्होंने बकायदा प्लानिंग हुई है। प्लानिंग के तहत बख्शीखाने के हमले को पता होने के बावजूद अंदर एक ड्रामा किया गया, आपस में 2 ग्रुप लड़े, ड्रामा किया गया। अच्छा ग्रुप लड़े, हम गेट बंद रहने दें, पुलिस की नफरी को बुलाएं, फिर अंदर करें। फिर नफरी पीछे हट गई जानबूझ के। सही, पीछे हटने के बाद उन्होंने गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद जिन लोगों ने भागना था वो बासानी वहां से भाग के चले गए। उन पुलिस बाहर भी मौजूद है, पुलिस गेटों पर भी मौजूद है। पुलिस के आला हुकाम को ये जो सहूलतकार है इनकी निशानदही करनी चाहिए। ये टेस्ट केस बनाए, ये एक सवालिया निशान है और लम्हा फिक्रिया है। इस पर जल्द अज जल्द अगर कोई एक्शन हो जाए तो बेहतर होगा। बसूरत दीगर इसके नताइज बहुत मुश्किल भुगतना पड़ेंगे। नाज़रीन, दिला स्टार से मुझे और राना को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।